हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट एस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें गिवन है बेंजोफिनोन, और बेंजोफिनोन में हम फर्स्ट स्टेप में ऐड करें हाइड्रोक्सिलमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो होगा क्या, ऑक्साइम बनेगा, क्योंकि कीटोन प्लस हाइड्रोक्सिलमीन हमें ऑक्साइम बना के देते हैं। डिटेल में देखेंगे बट जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करें एसिड, वाटर और हीट कर रहे हैं। तो इस स्टेप में क्या होगा, जैसे ऑक्साइम बनेगा एसिड और हीटिंग के प्रेजेंस में होगी बैकमैन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या गिवन है, ब्रोमीन और FeBr3। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है S। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखते हैं कि होगा क्या। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग मटेरियल बेंजोफिनोन विच इज बेसिकली अ कीटोन। इसमें जब हम डालेंगे हाइड्रोक्सिलमीन विच इज NH2OH, मैंने इस तरह से लिखा है NH2OH को ताकि इसमें इजीली वाटर का रिमूवल दिख सके। ठीक है, -H2O। तो हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड है। यहाँ पे है OH, नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास है बेंजीन रिंग इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्साइम बना है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया। ठीक है, और ये ऑक्साइम जो होते हैं ना, इसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, तो दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ इमाइन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या ऐड किया है, एसिड H+। तो H+ का क्या काम है कि हमारे पास होगी बैकमैन रीअरेंजमेंट। होता क्या है कि ये इस पे अटैक करते हैं, मैं इसी स्टेप में शो कर रही हूँ। यहाँ से हमारे पास मिलेगा OH2+। तो जैसे ही ये लीव करेगा, क्योंकि हमें हीटिंग कंडीशन में गिवन है हीटिंग लीड्स टू एलिमिनेशन, तो यहाँ से इसका जो एंटी, इसको दूसरे कलर से शो करते हैं। इस बॉन्ड के एंटी बॉन्ड की जो होती है वो बेसिकली माइग्रेशन होती है नाइट्रोजन पे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग है एज इट इज है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है एज इट इज है। इस नाइट्रोजन के साथ जो है वो ये आके एक बेंजीन रिंग इस तरह से लगी है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से जो है वो रीअरेंजमेंट हुई ना, यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट करके गया, ये पूरा रिंग माइग्रेट करके गया, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे तो अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या गिवन है, वाटर। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो देखो वाटर का अटैक होगा इस पोजीशन पे, और मैं इसी स्टेप में दिखा देती हूँ कि यहाँ से हमारे पास क्या वाटर का जैसे अटैक होगा, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा OH+। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन का लॉस होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा OH इस तरह से, OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगी टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन से यहाँ पे हमारे पास मिलेगा अमाइड इस तरह से, ये बेंजीन रिंग। यहाँ पे हमारे पास आएगा C डबल बॉन्ड ONH, और इस NH के साथ लगी हुई है एक बेंजीन रिंग इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया है ब्रोमीन और FeBr3। बट उससे पहले मैं इस स्टेप को थोड़ा क्लियरली लिख लेती हूँ, इस सेकंड स्टेप के प्रोडक्ट को, विच इज कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है इस तरह से। इसमें हमारे पास लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ लगा हुआ है NH, और NH के साथ लगी हुई है हमारी एक बेंजीन रिंग इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है सेकंड स्टेप का। थर्ड स्टेप में हम क्या करें, ब्रोमिनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बट हमारे पास यहाँ पे इस केस में दो रिंग्स हैं। किस रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगी, तो उसको देखो, ये वाली जो है रिंग ये अटैच्ड है कार्बोनिल से, और कार्बोनिल जो होता है वो होता है हमारा डीएक्टिवेटर, राइट। और ये जो ग्रुप होता है CO, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो इस रिंग को जो है वो डीएक्टिवेट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन अटैच्ड है उसके लोन पेयर जो है वो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाली जो रिंग है वो होगी एक्टिवेट, ये रिंग होगी एक्टिवेट, तो यहीं पे हमारे पास ब्रोमिनेशन होगी। अब जब ब्रोमिनेशन होगी तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो दो पोजीशंस पे ब्रोमीन लग सकता है, बट हमसे पूछा मेजर प्रोडक्ट। सो मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा, बट ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, जिसमें NH के पैरा पोजीशन पे Br अटैच्ड है, सो C हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इसको देखोगे तो NH के मेटा पे Br अटैच्ड है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि NH जो है वो तो एक्टिवेटर है, वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। यहाँ पे दूसरी रिंग पे हमारे पास ब्रोमिनेशन हुई है, तो ये गलत है।
ठीक है, नो डाउट ये कार्बोनिल डीएक्टिवेटर है, ये मेटा डायरेक्टर ही है, बट ये वाली रिंग हमारे पास मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड वाली रिंग पे होगा। ठीक है, अगर इस ऑप्शन की बात करें तो ये भी दूसरी रिंग पे, जो रिंग कार्बोनिल के साथ अटैच्ड है उस पे ब्रोमिनेशन हो रही है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो इन शॉर्ट सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम इसको दोबारा समराइज करें तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में बनेगा ऑक्साइन, दूसरे स्टेप में होगी बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जहां पे भी यहाँ पे OH होता है, इसके यहाँ पे लेट्स से R1 है, यहाँ पे R2 है, तो ये जब लिविंग ग्रुप बनता है OH2 प्लस बनता है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास डबल बॉन्ड, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कुछ है, तो जैसे यहाँ से ये लीव करेगा तो इसके एंटी वाला जो है वो माइग्रेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, और दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question states in the following reactions the major products E and F respectively are। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिनोल से, ऐड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में NaOH कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर गिवन है 125 डिग्री सेंटीग्रेड 4 to 7 atm एंड देन हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलेगा E, और उसके बाद हम इसमें ऐड करें एसिड एनहाइड्राइड, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है F। हमें बताने की इस रिएक्शन में E और F प्रोडक्ट्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फिनोल। देखो फिनोल जो होता है ना, उसका ये वाला हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन, तो जब हम इसमें पहले स्टेप में NaOH डालेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस कैसी होती हैं, फास्ट रिएक्शंस होती हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा O नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करें CO2, तो CO2 में हमारे पास, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, दिस इज CO2, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक है। बट अब बात है कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, या फिर यहाँ से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज दिस वन। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन पे, राइट। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, तो यहाँ से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास बना है C, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखो ये कीटो फॉर्म है, हमारे पास होगा क्या कि ये प्रोटॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा और यहाँ से जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास यहाँ से आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टोर हो गया, एरोमेटिसिटी आ गई है, यहाँ पे है O नेगेटिव, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने H प्लस भी ऐड किया है, H प्लस हमने सेकेंड स्टेप में ऐड किया है। देखो हम यहाँ पे इस स्टेप में OH भी लिख सकते थे, बट क्योंकि हमारा बेस प्रेजेंट है पहले स्टेप में, तो बेस जो है वो उसको फिर से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे जो कीटो इनोल टोटोमराइजेशन से इनोल बनेगा OH, उसको फिर से बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इसी वजह से हमने O नेगेटिव लिखा है डायरेक्टली। नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तब यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा COOH, तो ये हमारे पास बनता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप विच इज आर सैलिसिलिक एसिड। तो E जो है, E हमारे पास क्या होगा, E या तो B ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर D ऑप्शन करेक्ट होगा, ये दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजिशन पे हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा, बेस ने प्रोटॉन लिया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, हमारे पास बना फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो क्योंकि हमने कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाना है विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो यहाँ से इस तरह से कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ टोटोमराइजेशन होगी, एक्चुअली इसे हमें इस तरह से लिखना चाहिए था इक्विलिब्रियम एरो से, बिकॉज दिस इज टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन, और हमारे पास टोटोमराइजेशन से ना यहाँ OH आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्योंकि NaOH प्रेजेंट है, तो इसने जो है वो इस प्रोटॉन को लेके फिर से O नेगेटिव भी बनाना था, तो मैंने डायरेक्टली O नेगेटिव लिखा है। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फाइनल स्टेप में, तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब E की हम क्या कर रहे हैं, E में हम ऐड करें एसिड एनहाइड्राइड, तो इसको हम, मैं सिर्फ E प्रोडक्ट को लिख रही हूँ यहाँ पे, E हमारे पास है इस तरह से OH, और यहाँ पे है COOH। जब हम इसमें ऐड करेंगे CH3CO ट्वाइस O विच इज एसिड एनहाइड्राइड, अगर इसको एक्सपैंड करके लिखे, सो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O O CO CH3, तो होता क्या है, यहाँ से हमारे पास इस तरह से एसिडिक एसिड तो निकल जाता है CH3COOH, और हमारे पास एसिटाइलेशन हो जाती है, एल्कोहल की बेसिकली हमारे पास एसिटाइलेशन हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास OCOCH3 बनता है, और यहाँ पे COOH रिमेन्स एज इट इज, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा F। हुआ क्या है,
कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमारी अल्कोहल की एसिटाइलेशन हुई है। अल्कोहल में जब हम एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड CH3COCl या फिर अगर हम एसिड एनहाइड्राइड डालते हैं CH3CO ट्वाइस O, तो हमारे पास अल्कोहल की होती है एसिटाइलेशन। ठीक है, हमारे पास एसिटाइलेशन होती है, मतलब एसिटिक एसिड की रिमूवल हो जाएगी। और ऑक्सीजन होता क्या है, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, इफ यू वांट टू डिस्कस दिस इन डिटेल, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। इसने इस पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन पे, जब ये वापस आएंगे तो ये वाला जो है वो लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। और लास्ट में ये जो लिविंग ग्रुप निकला है CH3CO नेगेटिव COO नेगेटिव, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस जो है वो इस प्रोटोन को लेगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा F, ये वाला। ठीक है, ऑप्शंस को देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास COOH पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे पास सिर्फ एल्कोहल की एसिटाइलेशन हुई है। इन्होंने यहाँ पे COOCH3 लिखा है, विच इज रॉन्ग। तो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें करना था, बहुत स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए था कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट बनाना है। So that's it for this question. Now let's move on to next one. The next question states the following conversion is an example of, तो हमें basically given a starting material which is your allyl vinyl ether. This is allyl vinyl ether. ठीक है, अब हमने इसको अलाइल विनाइल ईथर क्यों बोला, देखो इस वजह से, दिस इज योर अलाइल। ठीक है, ये हमारे पास 3 कार्बन वाला अलाइल सिस्टम है, और ये विनाइलिक कार्बन पे मींस इस sp2 कार्बन पे ही हमारे पास ईथर है, सो दिस इज अलाइल विनाइल ईथर। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम हीटिंग कर रहे हैं। तो देखो होगा क्या, जैसे हम इसको हीट करेंगे, सो फर्स्ट थिंग ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड करके लिखती हूँ ताकि क्लैरिटी आए। इस तरह से हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको नंबर करते हैं इस तरह से कि हम अलाइलिक कार्बन को नंबर करते हैं फर्स्ट। ठीक है, और इस यहाँ पे इस ये भी अलाइलिक पोजीशन है, इसको हम नंबर देंगे फर्स्ट, इस तरह से। तो हमारे पास ना 3 3 के बीच में बॉन्ड बनता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखते पता चल जाना चाहिए, दिस इज 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। होता क्या है, 3 और 3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है इस तरह से, और 1 और 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। होता क्या है, 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और 3 3 के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, थर्ड का बॉन्ड बन गया थर्ड के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड सेकंड और फर्स्ट के बीच में है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास है 2 मिथाइल। ये बना हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, इसी को इन्होंने रीअरेंज करके इस तरह से लिखा है। ये दोनों मतलब सेम ही प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमारे पास बनता है। और रिएक्शन कौन सी है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन या रीअरेंजमेंट हो रही है, जिसका नाम क्या है इस केस में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है अलाइल विनाइल ईथर, तो इसका स्पेशल नेम क्या है, दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट, एक MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमें बताना है ये कन्वर्जन इज एन एग्जांपल ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। So for this question B C D are the correct option. ठीक है, करना क्या था, 3 3 के बीच का बॉन्ड बनाना था, तभी हम इसे 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड बन रहा है और 1 1 वाला ब्रेक होता है। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, दिस इज सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। So that's it for this question. Now let's move on to next one. The next question states the correct order of rate of solvolysis for the following compounds is, तो हमें 3 compounds given है, हमें बताना है rate of solvolysis। तो solvolysis रिएक्शन बेसिकली हमारे पास कैसी रिएक्शंस होती हैं, अगर हम बात करें इन तीनों की, सबसे पहले 1 2 और 3 की, तो ये हमें गिवन है एल्काइल हैलाइड्स, बेसिकली दीज ऑल आर एल्काइल हैलाइड्स मींस RX। और जब हम इनकी सॉल्वोलिसिस करते हैं, मींस सॉल्वेंट एल्कोहल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब हम इनकी सॉल्वोलिसिस करते हैं, सो ये रिएक्शन हमारे पास होती है SN1 रिएक्शन, क्योंकि सॉल्वेंट लेट्स से सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, तो वाटर कैसा है हमारा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। एल्कोहल लोगे, एल्कोहल एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और SN1 में क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है ना, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, क्योंकि जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, उतना ज्यादा रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस होगा।
तो अगर हम बात करें रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस की, सॉल्वोलिसिस बस इतना पता होना चाहिए था कि ये SN2 ये एक SN1 रिएक्शन होती है। सॉल्वोलिसिस इज SN1 रिएक्शन। तो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमें इन तीनों केसेस में सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है और उसके बाद हमें उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। ठीक है, सबसे पहला कार्बोकेटाइन बनाते हैं, यहाँ से हमारे पास मिलेगा इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। पहला कार्बोकेटाइन 1। कार्बोकेटाइन सेकंड की बात करें तो दिस इज बेसिकली हमारे पास 7 मेंबर रिंग है ना, इस तरह से ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ सेकंड। थर्ड की बात करें तो वो हमारे पास इस तरह से, मैं यहाँ थर्ड ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास बनेगा पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज थर्ड। स्टेबिलिटी की बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट से। तो फर्स्ट में हमारे पास सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। कार्बोकेटाइन है एंटी एरोमेटिक, मींस हाईली अनस्टेबल, क्योंकि एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट्स और कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं। सेकंड की बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सो दिस इज एरोमेटिक व्हिच इज हाईली स्टेबल। तो ये है हमारे पास स्टेबल। थर्ड की बात करें सो दिस इज अ बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो कार्बोकेटाइन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज इस तरह से जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है एरोमेटिक, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद बेंजाइल कार्बोकेटाइन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और सबसे कम आएगा एंटी एरोमेटिक। सबसे पहले आएगा एरोमेटिक स्टेबिलिटी में, सबसे लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक, बीच में रख देना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाले को। तो यही सेम ऑर्डर होगा रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस का। तो हमारे पास रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर क्या बनेगा, विच इज सेकंड मोर देन थर्ड, थर्ड इज मोर देन फर्स्ट। तो सेम ऑर्डर होगा सॉल्वोलिसिस का। ऑप्शन की बात करोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है, 2 3 1, मींस डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। ठीक है, रीजन इज अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next question states the number of proton NMR signals for the compound P and Q respectively is। तो हमारे पास दो compounds की मैंने P और Q, हमने इसमें number of proton NMR means 1H NMR signals की बात करनी है। means हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने number of distinct protons हमारे पास present है। तो सबसे पहले अगर P की बात करें तो मैं यहीं पे ही ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कैसा है, एक सिमेट्रिकल सा कंपाउंड है, और ये मिथाइल भी जो है उनको भी हम CH3, देखो इसको ना मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। मिथाइल की जगह हम लिखते हैं CH3, NO2 में तो कोई प्रोटोन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोटोन्स प्रेजेंट है इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं कि कितने सिग्नल्स मिलेंगे हमारे पास। तो देखो ये तो हमारे पास यहाँ से तो एक्सेस पास कर रही है, तो ये तो एक टाइप का प्रोटोन है, और ये दोनों एक दूसरे को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज बी टाइप ऑफ प्रोटोन। और ये दोनों जो है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज सी टाइप ऑफ प्रोटोन। तो हमारे पास टोटल फर्स्ट केस में 3 डिस्टिंक्ट प्रोटोन्स हैं, तो 3 एनिमा सिग्नल्स देगा। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर है 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास इसको एक्सपैंड करके लिखना है हमें, दिस इज CH3। इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसमें हमें बताना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और वो भी डिस्टिंक्ट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो ये ए टाइप का है, ठीक है, और यहाँ पे कोई तरह की सिमेट्री नहीं है, और ये हमारे पास बी टाइप ऑफ प्रोटोन है, क्योंकि ये जो है वो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, एंड दिस प्रोटोन इज नेक्स्ट टू CH2। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूँ इन दोनों प्रोटॉन्स की, तो इनका एनवायरनमेंट सेम है, सो दिस इज सी, और ये हमारे पास एक डिफरेंट प्रोटोन है विच इज डी। तो हमारे पास टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे टोटल 4 प्रोटॉन्स हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, विच इज 3 and 4। राइट, हमें क्या करना था, पहले केस में देखनी थी सिमेट्री। ठीक है, हमें एक्सेस पास करनी थी, तो जो ये जो प्रोटॉन्स है जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो सेम टाइप के थे। उसके बाद नेक्स्ट केस में सिर्फ हमें एक्सपैंड करके लिखना था और डिस्टिंक्ट प्रोटॉन्स देखने थे। That's it for this question. Now let's move on to next one. The next question states the number of reducing sugars among the following is, तो NAT type of question है। ठीक है, हमें बताना है कितने नंबर ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं।
रिड्यूसिंग शुगर्स, तो अगर मैं शुगर्स की बात करूँ ना, तो शुगर्स दो तरह के होते हैं, कीटोसिस और एल्डोसिस। ठीक है, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। तो वो शुगर्स जिनके पास एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कीटोसिस की, तो कीटोसिस जो होते हैं वो रिड्यूसिंग नहीं होते, बट जो कीटोसिस होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सबसे पहले एल्डोसिस में, और उसके बाद दे बिहेव लाइक रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये कीटोज और एल्डोज जो है, ये सबसे पहले कीटोज एल्डोज में टोटोमेराइज होगा एंड देन इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, देखो, अगर लेट्स से हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जिनके पास हेमी एसिटल होता है। वो शुगर्स जिनके पास हेमी एसिटल होगा ना, वो हमारे पास होगी रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि जो हेमी एसिटल होते हैं वो बहुत इजीली ओपन अप होके एल्डोजेस देते हैं, एक फ्री एल्डिहाइड देते हैं। एल्डोजेस मींस एक फ्री एल्डिहाइड देते हैं, जिसकी वजह से द बिहेव एज रिड्यूसिंग शुगर, तो ये वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाउ द मेन पॉइंट इज हमें स्पॉट करना है हेमी एसिटल को। वहीं अगर दूसरी तरफ हमारे पास एसिटल है, एसिटल्स जो होते हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि ये ओपन अप नहीं हो पाते, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये हमें ओपन अप होके फ्री एल्डिहाइड नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हेमी एसिटल्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। बट एसिटल्स, अगर किसी शुगर में एसिटल है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि किसमें एसिटल है, किसमें हेमी एसिटल है। अगर हम हेमी एसिटल की बात करें, हेमी एसिटल, तो ये हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास कार्बन के पास एक तरफ OH हो और एक तरफ OR हो, तो ये हमारे पास होता है हेमी एसिटल, कि इफ कार्बन इज दिस कार्बन, सेम कार्बन इज कनेक्टेड टू OH एंड OR एट द सेम टाइम, वो हमारे पास होता है हेमी एसिटल। और एसिटल हमारे पास होता है, यहाँ पे बात करते हैं एसिटल की, जब कार्बन जो है वो OR और OR मींस दोनों साइड्स पे एल्कोक्सी ग्रुप से अटैच होते हैं, सो दैट इज योर एसिटल। देखो अब इसको वन बाय वन किस तरह से हम देखते हैं। सबसे पहला केस उठाते हैं ये वाला। इसमें देखो ध्यान से, इस कार्बन को देखोगे तो एक तरफ अटैच्ड है OH से, और यही कार्बन एक तरफ अटैच्ड है OR से। ठीक है, दिस होल ग्रुप इज OR, तो ये हमारे पास है हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल शुगर्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, तो पहली तो है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर, इस तरह से चेक करना है। दूसरी को देखोगे, ये वाला कार्बन देखोगे, सो दिस इज OMe मींस OR, same carbon is connected to OR, so this is not a reducing sugar, ये एक एसिटल फॉर्म है और this is non reducing sugar। ठीक है, हमें वो कार्बन देखना है, सिर्फ वो कार्बन जो कनेक्टेड है O से, ऑक्सीजन से, तो बाकी कार्बन को देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू वन साइड ऑक्सीजन OR और दूसरी साइड पे OMe से अटैच्ड है, सो दिस इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको देखोगे तो यहाँ पे ये वाला कार्बन देखो, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू वन साइड OR एंड वन साइड आल्सो OMe OR, तो दिस इज आल्सो नॉन रिड्यूसिंग। इस कार्बन को देखोगे तो ये अटैच्ड है OH से और दूसरी साइड अटैच्ड है OR से, तो ये हमें मिल गया रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, लास्ट केस को देखोगे तो यहाँ पे CH2OH है, इसमें हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली कीटोन। और जो कीटोन होता है या फिर इसको हम बोल सकते हैं कीटोस। ठीक है, ये वाली जो होती है ये टोटोमेराइज होके एल्डोज देती है, कीटोज विल टोटोमेराइज टू एल्डोज, और एल्डोज में हमारे पास फ्री एल्डिहाइड होता है, जिसकी वजह से वो होता है रिड्यूसिंग शुगर। तो हमारे पास टोटल कितने रिड्यूसिंग शुगर्स आई हैं, 1 एंड देन 2 एंड देन 3, तो आंसर विल बी 3। हमारे पास टोटल 3 रिड्यूसिंग शुगर्स है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर्स में हमें क्या करना है, इन शॉर्ट हमें स्पॉट करना है हेमी एसिटल को, क्योंकि हेमी एसिटल जो होता है वो ओपन अप होके हमें फ्री एल्डिहाइड देते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास कभी भी कीटोज है, ठीक है, कीटोज है जैसे इस केस में था, तो ये भी हमारे पास जो है वो टोटोमेराइज होके हमें देगा एल्डोज, और एल्डोज में तो होते ही है फ्री एल्डिहाइड, सो दिस इज आल्सो रिड्यूसिंग। सो इस तरह से हमें अप्रोच लगानी थी। हेमी एसिटल मींस OH और OR, सेम कार्बन, कार्बन कनेक्टेड है OH और OR से, तो हमें ना सिर्फ इस वाले ऑक्सीजन को फोकस में रखना है। ठीक है, इस तरह से जो कनेक्टेड है इस तरह से कार्बन से, इसी तरह से ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है इस कार्बन से और एक तरफ OR है, इसी तरह ये ऑक्सीजन है एक तरफ कनेक्टेड है कार्बन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है और OMe, बस इस कार्बन को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, 3 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question states the amount of bromine, atomic weight is 80, bromine के atomic weight given है, required in gram for the estimation of 42.3 grams of phenol
फिनोल का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 94 ग्राम पर मोल इज, तो बेसिकली हमें क्या बताना है, ब्रोमीन का अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फिनोल। तो फिनोल की देखो जब हम रिएक्शन करेंगे, एनईटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जब हम फिनोल की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज यही हमारे पास जो है की स्टेप है, बाकी तो मोल कॉन्सेप्ट है। फिनोल जो है यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास होता है एक्टिवेटेड, क्योंकि इसका प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये एक्टिवेट करेगा इसको, ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट की वजह से हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी, तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, मींस ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन मिलेगा इस फिनोल पे, इस तरह से, ठीक है। द रीजन बीइंग इज कि ब्रोमीन जो है वो एक बहुत ही जो OH है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, ठीक है, इस वजह से ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रोमीन्स इस तरह से आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएंगे 3 मोल ब्रोमीन के ऐसे। और अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे 3/2 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, और हम बात करते हैं 1 मोल फिनोल जो है वो हमें वो रिएक्ट करता है 3/2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ, 3/2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ। एक्चुअली यहाँ पे 3 मोल्स HBr के भी रिमूव होंगे, राइट, 3 मोल्स ऑफ HBr भी रिमूव होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 मोल्स ही आएंगे, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन की बात करूँ, सो दिस विल बी द कंप्लीट रिएक्शन कि फिनोल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन लूज हुए ना, तो HBr के फॉर्म में रिमूव हुए हैं, तो 1 मोल फिनोल का जो है वो बेसिकली रिएक्ट करे 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ, ठीक है। और यहाँ से हमें गिवन क्या है, 42.3 ग्राम फिनोल गिवन है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ से बता सकते हैं फिनोल के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 42/3, मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है 94, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.45, तो 0.45 मोल्स ऑफ फिनोल रिक्वायर 3 टाइम्स 0.45 मोल्स ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, इतने मोल्स चाहिए, लेकिन हमें आंसर मोल्स में नहीं बताना, हमें आंसर वेट में बताना है, ठीक है। अमाउंट मींस हमें ग्राम्स में आंसर करना है, तो हमें मोल्स तो पता चल गए ब्रोमीन के, बट हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, मास में। सो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, तो मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मोलर मास। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोलर मास की, क्योंकि मैं मास कैलकुलेट करना है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स विल बी 3 टाइम्स 0.45 एंड मोलर मास कितना होगा, Br2 है ना, Br2 मींस 160, क्योंकि एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट 80 है, तो 2 का 160 होगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 216 ग्राम्स, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 216। सिर्फ इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट था वो था ये रिएक्शन, कि हमें 1 मोल फिनोल के लिए कितने मोल्स ब्रोमीन की जरूरत है, ठीक है, हमें 1 मोल फिनोल के लिए 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन चाहिए, क्योंकि HBr को मत भूलना, HBr भी हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट की तरह रिमूव होगा। 1 मोल रिएक्ट करते हैं 3 के साथ, मोल्स निकाल लेना, तो मोल्स से मोल्स में आंसर आएगा, तो उसे वेट में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। और दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। The last question states the compounds having C3 axis of symmetry. वो कौन सा कंपाउंड, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनमें C3 एक्सिस है। अगर मैं C3 एक्सिस की बात करूं, तो ये एक्सिस जो C3 एक्सिस होता है, इसका मतलब होता है 360/3 मींस 120 डिग्री एंगल से हम रोटेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड में C3 एक्सिस है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हम बेसिकली गिवन है एक 3 मेंबर रिंग, जिसमें 3 मिथाइल्स हैं, और तीनों मिथाइल्स जो हैं वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। हमने इसके बिल्कुल बीच से हमने C3 एक्सिस पास की है। अगर हम इसको, क्योंकि ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का मतलब है जब हम इसको 120 डिग्री से रोटेट करेंगे, देखो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल है, और एक मिथाइल हमारे पास यहाँ पे है। हमने यहाँ से एक्सेस पास की बिल्कुल बीच से, और इसको 120 डिग्री से रोटेट किया, तो आगे वाला तो आगे ही रहेगा, तो ये वाला मिथाइल यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला मिथाइल यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ से C3 एक्सिस पास कर रहे हैं, बिकॉज हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो C3 एक्सिस पास कर रहे हैं फर्स्ट में से।
ठीक है। तो ये तो हो गया बिकॉज ये हमारे पास एक क्या था, ट्राइंगल था, एंगल हमारे पास 120 डिग्री था। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे भी तीनों मिथाइल्स हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होता है ये 120 डिग्री नहीं होता है। तो हम जब इसको रोटेट करेंगे 120 डिग्री से तो जो मिथाइल है वो कहीं इन बिटवीन जाएगा, ठीक है। ये रिंग जो है 5 मेंबर हमें एज इट इज नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे C3 एक्सिस नहीं पास करेगा। लेकिन जब हम यहाँ से C3 एक्सिस पास करेंगे, क्योंकि इन दो के बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है, 120 डिग्री का मतलब होता है ये वाला एंगल, यानी कि जब हम इससे C3 एक्सिस पास करेंगे थर्ड वाले से, C3 एक्सिस मीन जब हम बीच से इस तरह से एक्सिस पास करेंगे तो ये ब्रोमीन जो है वो एक कार्बन छोड़ के यहाँ आएगा, ये वाला ब्रोमीन यहाँ जाएगा और ये वाला ब्रोमीन यहाँ आएगा। दिस इज 120 डिग्री बिकॉज दो कार्बन के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो पहला तीसरे में शिफ्ट होगा, तीसरा पांचवें में, पांचवा पहले में, इस तरह से हमारे पास शिफ्टिंग होगी, तो थर्ड में C3 एक्सिस है। लास्ट की बात करें तो यहाँ पे C3 एक्सिस की बात करें तो ये मिथाइल जो है वो टुवर्ड्स यू है और ये दो मिथाइल्स अवे फ्रॉम यू है। तो जब हम इसको C3 एक्सिस पास करके 120 डिग्री से रोटेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से होगा कि ये मिथाइल होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये वाला मिथाइल होगा, क्योंकि ये वाला मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे, बट जो अबव है वो अबव रहेगा, जो बिलो है वो बिलो रहेगा, इस तरह से। तो ये हमारे पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे C3 एक्सिस नहीं पास कर रही। तो C3 एक्सिस पास करें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में से, ऑप्शंस को देखोगे तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए था C3 एक्सिस के लिए कि अगर हमारे पास 3 मेंबर रिंग है, ट्राइंगल है बेसिकली अगर हमारे पास, तो और ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक ही साइड पे हैं तो C3 एक्सिस पास करेगी। अगर हमारे पास इस तरह से 6 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे ये जो तीनों ग्रुप्स होने चाहिए वो सेम साइड पे होने चाहिए, तब हमारे पास C3 एक्सिस पास करेगी, ठीक है। बट क्योंकि इस केस में तो प्लेनारिटी थी, sp2 हाइब्रिडाइज था, तो हमें यहाँ पे अबव बिलो का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पे हमें ध्यान से देखना था। यहाँ पे मिथाइल अबव है, रोटेट करने के बाद भी वो अबव ही रहेगा, बट पोजीशन चेंज होगी, ये एक कार्बन स्किप करके नेक्स्ट पे आएगा, बट अबव का अबव ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे C3 एक्सेस नहीं थी, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप सबको क्लियर होगी। इफ यू गाइज लाइक this video then please subscribe to our channel. Thank you so much.